Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to learn about how to determine order of reaction. तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इन मेथड्स को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है इसमें बच्चों हमारे पास ये 2 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन गिवन क्वांटिटीज। तो आपने कई सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के, तो आपको ये पता है कि जो हमें डाटा गिवन होता है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डाटा हो सकता है या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमें उन्हीं के बीच में क्या करना है, ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो इन क्वांटिटीज के एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन या फिर टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो जो भी डाटा गिवन है आपको, उसमें जो भी क्वांटिटीज गिवन है उनके बीच में ग्राफ बना लो। और स्टेप 2, आइडेंटिफाई दैट द ग्राफ ऑब्टेन्ड रिजेंबल विच ऑर्डर। तो जो भी ग्राफ आया है, जैसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो है, इसका आपने ग्राफ बनाया। जो डाटा गिवन था उसमें हमें कंसंट्रेशन और टाइम दे रखा था, तो हमने जब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया तो हमारे ग्राफ की शेप ऐसी आ गई। तो ऐसा ग्राफ जो है वो कौन से ऑर्डर में आता है, विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन से ऑर्डर में आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। तो भाई ऐसा ग्राफ हमें 0 ऑर्डर में देखने को मिलता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है और नीचे की तरफ आता है। तो यहीं से आंसर आ गया हमारा, ये ग्राफ मैच करता है 0 ऑर्डर रिएक्शन से। इस वजह से जो भी गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है वो दी गई है। मान लो तुमने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ इस तरीके से आ रहा है आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसा ग्राफ तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में आता है। तो इसका मतलब गिवन रिएक्शन जो है या गिवन डाटा जो है वो एक 0 ऑर्डर रिएक्शन का दिया गया है। टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन बना रहे हो, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। तो ऐसा ग्राफ किस में आता है, टी हाफ और कंसंट्रेशन का ये ग्राफ मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको ये 2 चीजें दी गई हैं और आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, आप इनका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ की शेप कौन से ऑर्डर से रिजेंबल करती है, वही ऑर्डर हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड में हम 2 ही काम करते हैं। गिवन क्वांटिटी जो है उसका यूज करके ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि उसका शेप जो है वो किस ऑर्डर से मैच करता है। जिस भी ऑर्डर से मैच करेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो अब एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसका बुक के अंदर एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हमने इस मेथड का यूज किया है। तो क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके पास ये डाटा है और डाटा दे रखा है N2O5 के डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का डाटा गिवन था इस क्वेश्चन में। N2O5 डिकम्पोज होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस हाफ O2। तो यहाँ पर टाइम दे रखा है हमें, और यहाँ पर N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है एट टाइम t। तो ब्रैकेट में लिखा है मतलब कंसंट्रेशन। टाइम दे रखा है 10 मिनट्स के इंटरवल पे, तो 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ये टाइम इंटरवल लिए गए। यहाँ पर रीडिंग जो दी गई है दिस इज 1.72 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। 10 मिनट पे कंसंट्रेशन हो जाती है 1.23 इंटू 10 की पावर -2। 20 मिनट्स पे कंसंट्रेशन होती है 0.84 इंटू 10 की पावर -2। 30 मिनट्स पे कंसंट्रेशन जो है 0.62 एंड लास्ट 0.46 इंटू 10 की पावर -2। अब ये डाटा दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, बताओ।
तो कैसे बताएंगे? तो हम ग्राफिकल मेथड का अगर यूज करें ऑर्डर निकालने के लिए, तो हमें कंसंट्रेशन और टाइम गिवन था, तो हम ग्राफ बनाएंगे वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, तो यहां पर टाइम इंटरवल हो गया 0, 10, 20, 30, 40। अब देखो इनिशियल रीडिंग जो है वो ज्यादा है, धीरे धीरे रीडिंग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है। तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाते हो तो सपोज आपके पॉइंट्स इस तरीके से आ जाते हैं, 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ कौन से ऑर्डर में आता है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का इस शेप में कौन सा ऑर्डर का ग्राफ होता है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये देखा था कि कंसंट्रेशन और टाइम जो है उसका ग्राफ बनता है ये, और हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का यूज कर रहे थे इसका, तो नेगेटिव स्लोप आता है इस ग्राफ का। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ मिल गया हमें इस डाटा से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्राफ इससे मैच हो रहा है, तो रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? जीरो ऑर्डर। दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड, इस तरीके से आपको इस मेथड को यूज करना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड जो है इसको बोला जाता है इनिशियल रेट मेथड। सेकंड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड। देखो इस मेथड को हम समझते हैं इस चीज से। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या लिखा जाएगा? ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या है ये हमें नहीं पता अभी, पहले हम इनको निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो हमें ऑर्डर निकालना है। तो यहां पर ये कहता है कि भाई आप ए और बी जो है इसको चेंज करके और ये देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे? ए की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, बी को कांस्टेंट रखेंगे, बी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, ए की कांस्टेंट रखेंगे, और ये देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो यहां पर मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप 1, इन द गिवन रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है जिस पे आप इसका रेट स्टडी कर रहे थे, कीप द कंसंट्रेशन ऑफ B constant and change the concentration of A and observe its effect on rate of reaction। फिर इसके बाद स्टेप 2, keep the concentration of, यहां पर अभी बी कांस्टेंट किया था, ए कांस्टेंट कर दो अब सेकंड स्टेप में, ए कांस्टेंट एंड चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों को स्टेप्स को करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हम ए की कंसंट्रेशन को जब चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना टाइम्स इंक्रीज होता है, और यहां पर बी की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना टाइम्स इंक्रीज होता है। इससे हमें अल्फा की और बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो वी गेट अल्फा और यहां पर हमें वी गेट बीटा, ये दो वैल्यूज पता चल जाती हैं। और अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाती है तब हम क्या कर सकते हैं? फिर इन दोनों को ऐड करके ऑर्डर बता सकते हैं। तो फ्रॉम द गिवन या फ्रॉम द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा वी डिटरमाइन द ऑर्डर। अल्फा प्लस बीटा गिव्स अस ऑर्डर। अब देखो इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन, आपके पास एक रिएक्शन जो है वो गिवन है, रिएक्शन इज ए प्लस बी, इट गिव्स अस सी प्लस डी। यहां पर इसने बोला कि इस एक्सपेरिमेंट को, इस रिएक्शन को 4 बार स्टडी किया गया।
ठीक है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन जो है वो गिवन है, और साथ में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है ऑर्डर बताओ क्या है इस रिएक्शन का। ए की कंसंट्रेशन गिवन है, पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो 0.1 ए की कंसंट्रेशन रखी गई और 0.1 बी की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टाइम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, थर्ड टाइम पे और बढ़ा सेम रखा, और फोर्थ टाइम पे और बढ़ा दिया। बी की कंसंट्रेशन जो है उसकी ये वैल्यूज रखी गई, और यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी जब निकाला गया तो उसकी वैल्यूज आती हैं 6.2 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी ये 0 है, 6.0, यहां आता है 7.2 10 की पावर -3, नेक्स्ट इज 2.88 इंटू 10 की पावर -2, -1 आएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर -2। तो ये वैल्यूज थी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी की देखी गई। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ, और हम इसमें इनिशियल रेट मेथड का यूज करते हैं। तो देखो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो कि हमने इंस्टेंटेनियस रेट मेथड जब पढ़ा था तब हमने ये बोला था कि इस रिएक्शन का अगर हम डी कंपोनेंट स्टडी करें और उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखें तो कैसे लिखा जाता है, प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। और अगर मैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ डी तो क्या लिखा जाता है, 1 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ डी। तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल एक ही तरीके से लिखा जा रहा है, इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी। तो ये जो हमें डाटा गिवन है जिसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा है, एक्चुअल में दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही था। अब देखो बच्चों, मैंने आपको स्टेप लिखवाए। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा कि हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम बी की कंसंट्रेशन को, पहली बार जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बी की कंसंट्रेशन को सेम रखेंगे। अब देखो सेट 1 और 4, इसमें बी की वैल्यू क्या है, सेम है, और हम ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो ए की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज कर दी, हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी। अब रेट ऑफ रिएक्शन पे देखो क्या इफेक्ट पड़ा, ए को बढ़ाने का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन 6 से कितना हो गया, 24। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसको अगर मैं 4 टाइम्स करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो जाता है। इसको अगर मैं 8 टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो ये भी 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसको अगर मैं 2 टाइम इंक्रीज करूंगा तो ये भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये पता चल रहा है मुझे इस डाटा से। बी को सेम रखा, ए को 4 टाइम्स इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसका सिंपल सा मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और इसका मतलब ए की पावर 1। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई मुझे, अल्फा इज 1। तो ये तो आ गई अल्फा की वैल्यू। अब देखते हैं बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ए को कांस्टेंट रखो और बी को चेंज करो। ठीक है, तो अब देखो इस सेट के अंदर ए की वैल्यू कांस्टेंट कौन कौन से सेट में है, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3, ए की वैल्यू क्या है, सेम। यहां हमने ए को चेंज ही नहीं किया, और बी को कितना कर दिया, बी को हमने डबल कर दिया। तो जब हम बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो भाई ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब रेट ऑफ रिएक्शन बी की पावर में 2 हो। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल करूं तो डबल करने का मतलब 2b, तो ये 2 जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू बी, इसका मतलब 4 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस डाटा इट इज बिकमिंग 4 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि बी की पावर में 2 आएगा, तभी ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो यहां से क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया बीटा, बीटा इज 2। अगर मान लो मैं इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करूं
तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 9 टाइम्स। अगर मैं इसको 4 टाइम्स इंक्रीज करूं यहां पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 16 टाइम्स। तो ये डाटा हमें ये बता रहा है। इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करते हो ये 4 टाइम्स हो जाता है, इसको 3 टाइम्स करोगे तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स करोगे तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब b की पावर में 2 है। तो ये तो हो गया मेथड, इनिशियल रेट मेथड। अब जिस बच्चे को ये तरीका समझ में आ गया, इस टेबल को देखकर ही हमें ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन जो है उनका क्या रिलेशन है। अगर किसी बच्चे को अभी भी ये तरीका जो है वो समझ में नहीं आता, तो फिर तुम्हारे लिए फॉर्मूला वाला जो मेथड है, फॉर्मूला क्या है, उसमें तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं फर्स्ट और फोर्थ मेथड यूज करता हूं। देखो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये फॉर्मूला होता है a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा। अल्फा और बीटा मुझे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की रीडिंग यूज करता हूं, यूजिंग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट रीडिंग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मान लेते हैं हम R1, तो ये R1 की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू K। A की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन A की कितनी है 0.1, इसकी पावर अल्फा। B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इसकी पावर बीटा। ठीक है, अब फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट था इसकी रीडिंग्स ले लो। तो यूजिंग एक्सपेरिमेंट 4, R4 लिख देते हैं इसके रेट को, R4 इज इक्वल टू K। कंसंट्रेशन कितनी है A की 0.4, इसकी पावर में अल्फा, और 0.1 इसकी पावर में बीटा। ठीक है, R1 और R4 की इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो R1 की वैल्यू पुट कर दो भाई, यहां से कितनी आ रही है 6.0 इंटू 10 की पावर -3, और R4 की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10 की पावर -2। ये वैल्यूज है। रिएक्शन में रेट कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि हमने टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं है, तो K से K कैंसिल। ये दोनों जो है 1/4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 इज इक्वल टू, ये बेस और ये बेस सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, हमारे पास क्या आ गया 1/4 इज इक्वल टू 0.1 की पावर अल्फा अपॉन 0.4 की पावर अल्फा। पावर सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 0.1 अपॉन 0.4 की होल पावर अल्फा। तो पॉइंट सेम जगह पर है तो दोनों से हट जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/4 की पावर अल्फा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 1/4 रेज़ टू द पावर 1। बेस सेम है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1। तो वही चीज आ गई जो हमने यहां पर इस तरीके से निकाली थी, ए को चेंज करके। तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू। इस इक्वेशन का यूज करो, सिंपली जो डाटा दे रखा है रेट लॉ के अंदर, वैल्यूज पुट करो और अल्फा की वैल्यू निकालो। अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू निकालनी है तो अब ऐसा सेट चूज कर लो जिसमें तुम्हारे ए की कंसंट्रेशन सेम आ रही हो, ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, जैसे ये कैंसिल हो गया था, ऐसे ही अब ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लो जो ए की कैंसिल हो जाए, तो बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सेकंड और थर्ड सेट का यूज कर लेते हैं हम। सेकंड और थर्ड में क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू K। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.3, इसकी पावर अल्फा, और 0.2 इसकी पावर बीटा। अब R3 में देखो, R3 जो दे रखा है K, कंसंट्रेशन ऑफ A 0.3 रेज टू द पावर अल्फा, 0.4 रेज टू द पावर बीटा। दोनों को डिवाइड करो, R2 की वैल्यू पुट करो, यहां पर कितनी है 7.2 इंटू 10 की पावर -3। R3 की वैल्यू कितनी है 2.88 इंटू 10 की पावर -1। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7.2, ये 10 की पावर -2 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ गया 1/4 इज इक्वल टू 0.2 रेज टू द पावर बीटा अपॉन 0.4 रेज टू द पावर बीटा।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4, पावर सेम है तो ये आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर बीटा। ठीक है, अब 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, तो बेस सेम हो गया, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा इज कमिंग आउट टू बी 2। तो हमें अल्फा की वैल्यू भी पता चल गई और बीटा की वैल्यू भी पता चल गई बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड को इनिशियल रेट मेथड बोला जाता है, जिसमें हम इनिशियली कोई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निकालते हैं और फिर बाद में इस रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन चेंज करने का इफेक्ट स्टडी करते हैं। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली निकाला तो इतना आ रहा था, इसकी कंसंट्रेशन जो है उसको मैंने 4 टाइम्स कर दिया, इसको सेम रखा तो इतना इंक्रीज हो गया, इसकी कंसंट्रेशन को सेम रखा, इसको डबल कर दिया तो इतना इंक्रीज हो गया। तो इससे हमने प्रिडिक्ट कर लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ये हो गया इनिशियल रेट मेथड। तो अब बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो आप इस रिएक्शन का क्या होगा, अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। सो इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो डाटा हमें दिया गया था ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का था। चलिए अब चलते हैं तीसरे मेथड पे। थर्ड मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, यहां पर देखो हमें रीडिंग दी जाती है, व्हेन द गिवन डाटा हैज कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो दो चीजें होंगी डाटा के अंदर, कंसंट्रेशन और टाइम, और फिर आपसे पूछेगा ऑर्डर बताओ क्या है। तो आप इस मेथड का यूज अभी कर रहे थे जो न्यूमेरिकल्स हमने किए, और इस तरीके से हम इसको करते हैं। स्टेप 1, फ्रॉम द गिवन डाटा या यूज द गिवन डाटा इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, k इज इक्वल टू 1/t a0 माइनस a। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम t, और ये टाइम इंटरवल गिवन होगा। तो आप इस इक्वेशन में सभी वैल्यूज पुट करोगे, k की वैल्यू निकालोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे k की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है। इफ k इज कांस्टेंट, k की वैल्यू हर बार सेम आती है अलग अलग टाइम इंटरवल पे, देन क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर की इक्वेशन यूज की है, देन दिस रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से k की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ जाए अलग अलग टाइम पे, तो क्योंकि हम जीरो ऑर्डर की इक्वेशन यूज कर रहे हैं इस वजह से रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या रहेगा, जीरो ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर मान लो इफ k इज नॉट कांस्टेंट, इफ k इज नॉट कांस्टेंट, सेम नहीं आ रहा, हर बार जो है वो अलग वैल्यू आ रही है k की, देन यूज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फिर अगली इक्वेशन पे चले जाओ, अगले ऑर्डर की पे, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फिर से यही स्टेप जो है वो रिपीट करो। अब आ जाता है स्टेप 2, अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है उसको ट्राई करो। अब तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a0 अपॉन a। अब इस इक्वेशन को ट्राई करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लो। अगर k की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ जाती है, इफ k इज कांस्टेंट एट डिफरेंट टाइम, मतलब डिफरेंट t, देन द रिएक्शन इज
फर्स्ट ऑर्डर। और अगर k कांस्टेंट नहीं आता, इफ k इज नॉट कांस्टेंट, k अगर कांस्टेंट नहीं आता एट डिफरेंट टाइम, देन ट्राई सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर जो है उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अब ट्राई करोगे। सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? स्टेप 3, सेकंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड। तो इक्वेशन बता देता हूं मैं आपको, k इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a नॉट। k इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a नॉट। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। फिर से यहां पर वैल्यूज पुट करो, चेक करो। k अगर कांस्टेंट आ जाए तो रिएक्शन जो है वो देन इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर नहीं आती, इफ k इज नॉट कांस्टेंट, देन ट्राई थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर एक ऑर्डर को ट्राई करते रहेंगे जब तक हमारा k कांस्टेंट नहीं आ जाता। और जिस भी ऑर्डर की इक्वेशन को यूज करके आपका k कांस्टेंट आ जाए तो आप समझ जाना कि रिएक्शन जो है वो उसी ऑर्डर की है जिसकी आपने इक्वेशन यूज की थी। तो ये काफी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है जिसमें हर एक इक्वेशन को ट्राई करना होता है स्टार्टिंग से लेके। ठीक है, तो जनरली जो है वो इस मेथड की यही लिमिटेशन रहती है कि हमें जब तक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक ट्राई करना होता है। तो हालांकि आपको पेपर के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका जीरो ऑर्डर आप ट्राई कर रहे हो वो भी नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑर्डर ट्राई कर रहे हो वो भी नहीं आ रहा, सेकंड ऑर्डर भी ट्राई कर लिया वो भी नहीं निकला, थर्ड ऑर्डर जो है वो निकल रहा है। अगर थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन देगा तो फिर डाटा ऐसा देगा कि हमें ये मेथड यूज ना करना पड़े। ठीक है, हम इनिशियल रेट मेथड जो है उसका यूज कर लें। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स की उन सभी में हमने इसी मेथड को यूज किया था। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर जो है उसकी इक्वेशन का यूज करते हैं। अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कह देते हैं कि दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर सेम वैल्यू नहीं आती रेट कांस्टेंट की तो फिर आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को ट्राई करते हो, उसमें वैल्यूज पुट करते हो और k की वैल्यू निकालते हो। तो इसके हम कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसका मैं अभी यहां पर कोई एग्जांपल नहीं बता रहा आपको, आप इसको ट्राई कर सकते हो जितने भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हमने की हैं उन पे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड जो है, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड जो है इसमें हमें क्या करना होता है, तो देखो बच्चों यहां पर इस मेथड में हम ये दो तरीके यूज करते हैं, हाफ लाइफ मेथड। दो मेथड्स यूज करेंगे यहां पर हम, एक तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, एक ग्राफिकल बेस्ड है। ठीक है, ग्राफ बेस्ड। अगर आपको एक सिंगल एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है तो आप ग्राफ बनाइए टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का। टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन हम हर एक जीरो ऑर्डर के लिए बना के देख चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बना के देख चुके हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन कैसा आता है, कैसी शेप रहती है इसकी, और फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन जो है वो कैसा आएगा, बताओ आपने पीछे जो है वो ड्रॉ किए थे। तो भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है अगर इसका हम हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं तो आपने इक्वेशन लिखी होगी टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। जीरो ऑर्डर में ये आती है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपने देखा होगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, मतलब कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं आता फॉर्मूले में। तो कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो जो भी आपको डाटा गिवन है उसमें आप ये देखो कि हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो ये ग्राफ, और अगर नहीं करेगा तो ये ग्राफ। ये ग्राफ अगर बना तो तुम्हारी रिएक्शन जो है वो कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ये वाला ग्राफ बनता है तो तुम्हारी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। तो ये तो हो गया ग्राफ वाला मेथड हाफ लाइफ टाइम के केस में।
अब आता है दूसरा फॉर्मूला वाला मेथड। तो देखो बच्चों, हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। जनरल फॉर्मूला ये था कि किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। एन जो है वो ऑर्डर है यहां पर। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखता हूं तो एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए नॉट की पावर में -1 ऊपर जाएगा तो ए नॉट ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 - 1 इज 0, दैट इज ए नॉट की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो टी हाफ में से कंसंट्रेशन का टर्म गायब। तो आपके पास ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। आप दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसके अंदर इसको इस तरीके से लिख लो कि भाई टी हाफ, पहली बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो मान लो जैसे मैंने 50 ग्राम कोई सब्सटेंस ले रखा है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम, और इस 50 ग्राम का हाफ लाइफ टाइम जो आ गया वो 25 मिनट आ गया। तो ये पहले रीडिंग दे दी। फिर मैं बोल रहा हूं कि जब मैंने 25 ग्राम लिया यूरेनियम तो हाफ लाइफ टाइम इसका 12.5 मिनट आ गया। तो मैंने ऐसे डाटा दे दिया आपको, एक बार इस कंसंट्रेशन पे इतना हाफ लाइफ टाइम और इस कंसंट्रेशन पे इतना हाफ लाइफ टाइम, ऐसा डाटा गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम दो रीडिंग्स का यूज करेंगे। टी हाफ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1, और टी हाफ 2 सेकेंड डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग a0 2 की पावर n-1। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में जाके, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इट इज इक्वल टू a0 2 डिवाइडेड बाय a0 1 रेज टू द पावर n-1। इन दोनों की पावर सेम है, ठीक है, बेस डिफरेंट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इट इज इक्वल टू a0 2 डिवाइडेड बाय a0 1 होल की पावर n-1। तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब जो भी डाटा गिवन होगा उसको हम इसके अंदर पुट करेंगे और आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें हम इस मेथड का यूज करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड मेथड का। क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस टी हाफ ऑफ बी एक सब्सटेंस है, ये है 50 मिनट्स एट अ सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है वो दे रखी है कोई सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसको हम मान लेते हैं a0। चलो अब ये कह रहा है जब इसकी कंसंट्रेशन, व्हेन द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड बिकम्स 25 टाइम्स। तो ये फर्स्ट टाइम हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका हाफ लाइफ टाइम 25 मिनट्स हो जाता है। कब, जब इसकी कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन से आधी कर दी जाती है। तो ये डाटा गिवन है और हमसे पूछ रहा है ये बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ये हमें a0 1 की वैल्यू दे रखी है, पहला सेट हो गया। ये a0 2 की वैल्यू दे रखी है, दूसरा सेट हो गया, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इज इक्वल टू 2 टर्म नीचे है तो इसका कंसंट्रेशन वाला टर्म जो है वो ऊपर होगा, डिवाइडेड बाय a0 1 रेज टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला था। टी हाफ 1 कितना है 50 मिनट्स, टी हाफ 2 इज 25 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन सेकेंड में कितनी आ रही है a0 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन a0 रेज टू द पावर n-1। a0 से a0 कैंसिल, यहां पर आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n-1। ये आ गया 1/2 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 1। तो ये क्या आ गया 1 इज इक्वल टू n-1, पावर दोनों की सेम हो जाएगी। तो अब यहां से क्या मिल रहा है हमें, n-1 की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 1 दैट इज 0। तो हेंस इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से आप अगर हाफ लाइफ टाइम गिवन है और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो भी गिवन है तो इस मेथड का यूज करके ऑर्डर निकाल सकते हो, या फिर ग्राफिकल मेथड जो है उसका यूज करके भी ऑर्डर निकाल सकते हो। चलो अब आ जाता है लास्ट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस मेथड को बोला जाता है ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड, फिफ्थ मेथड।
ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ये मेथड हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मिलता है। क्या कहता है ये मेथड यूज किया जाता है जब आपके पास रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा हो। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन many reactants are present in a reaction। तो मान लो हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें तीन रिएक्टेंट हैं और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे लिखा जाएगा, K मल्टीप्लाइड बाई A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा और C की पावर गामा। अब हमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू निकालनी है अगर हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू? तो यहां पर ये कहता है कि भाई इनिशियली टेक B एंड C इन एक्सेस। B और C को लार्ज अमाउंट में डाल दो, ठीक है, एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ concentration of A on rate of reaction। तो एक तरीके से ये हमें इनिशियल रेट मेथड वाला तरीका बता रहे हैं। B और C को लार्ज एक्सेस में डाल दो तो इसका इफेक्ट जो है वो देखना ही नहीं है। तो ये मान लो कि ये कांस्टेंट है। अब A को चेंज करो और A का इफेक्ट देखो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या हो रहा है। तो ये वही प्रॉब्लम बन गई जो हमने इनिशियल रेट मेथड में पढ़ी थी। यहां पर इसने बोला कि भाई इसको एक्सेस में लेना है। हम इसको एक्सेस में लेने की बजाय क्या मान सकते हैं कि भाई ये हमारे कांस्टेंट है। तो पहले हमने ए का इफेक्ट निकाल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ रहा है, फिर आ जाएगा नाउ, ये तो हो गया स्टेप 1। नाउ टेक ए एंड सी इन एक्सेस एंड डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ बी। अब बी का इफेक्ट निकाल लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ता है। और तीसरे में क्या आ जाएगा, अब ए और बी को एक्सेस में ले लो एंड डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ सी। तो तीनों का इफेक्ट स्टडी कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ रहा है। तो मान लो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए को हम डबल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मान लो बी जो है उसको हम डबल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 2। बी को डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, बी को ट्रिपल करोगे ये 9 टाइम्स हो जाएगा, मतलब बीटा की वैल्यू क्या है 2। मान लो सी जो है इसको हम डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 8 गुना इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर 3 आएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हम इंडिविजुअली निकालते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि इनिशियल रेट मेथड में वहां बोला गया था कि कांस्टेंट रखना है, यहां ये कह रहा है कि इनको एक्सेस में ले लो ताकि इनका इफेक्ट ही ना आए रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो ये हो गए हमारे 5 मेथड्स जिसका यूज करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। इस मेथड में बच्चों आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया जाता, ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा जिसके अंदर जो है वो ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड यूज हुआ हो। तो आप जो 4 मेथड्स हमने पढ़े स्टार्टिंग के, इनका यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब सॉल्व कर पाओगे। तो कोई भी गिवन डाटा होता है, उस डाटा के अंदर अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अब आप इन 4-5 में से कोई भी मेथड यूज करके और आराम से उसका ऑर्डर निकाल सकते हो। थैंक यू।